Good morning, everyone. We were studying chapter 17, Care and Maintenance of Fabric. In this chapter, we have already studied about the stain removal and dirt removal process. Now, in today's class, we are going to study about the finishing, and we will also study about the ironing and dye cleaning process, and we will also see the storage of textile products. So, first thing is finishing. Earlier we have seen that how to remove stain and how to remove dirt. After removing this, we have to finish our fabric. So finishing is also very important because जब हमने वॉश किया है या फिर हमने स्टेन और डर्ट को रिमूव किया है तो उसे वाटर से क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड सोप एंड डिटर्जेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारा क्लोथ है उसका जो ब्राइटनेस है वो ख़त्म होता जाता है। तो ब्राइटनेस को वापस से बनाने के लिए या फिर बनाए रखने के लिए हम कुछ फिनिशिंग प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे ब्लूज़ एंड ऑप्टिकल ब्राइटनर्स। ये क्या करते हैं? ब्लूज़ क्या होता है? The use of blues is recommended to counteract येलोनेस एंड टू रिस्टोर द वाइटनेस। जो वाइट क्लोथ्स हैं धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो येलो होते जाते हैं। तो येलोनेस को रिमूव करने के लिए और ब्राइटनेस को बनाए रखने के लिए वाइट क्लोथ्स की वी यूज़ ब्लूज़ को हम यूज़ करते हैं। मार्केट में ब्लूज़ टू फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ पाउडर पिगमेंट एंड द सेकेंड इज़ द लिक्विड केमिकल डाई। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग कि ब्लूज़ मार्केट में टू फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, दैट इज़ दी पाउडर्ड पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा मरीन ब्लू या फिर लिक्विड केमिकल डाई। जो पाउडर्ड ब्लू है उसका पेस्ट बनाया जाता है विद लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एंड देन और ज़्यादा वाटर ऐड करके जो आपका फैब्रिक है उसे आप उसमें डिप करते हो एंड देन मूव कराते हो उसी पर्टिकुलर ब्लू के अंदर जो लिक्विड हमने बनाया है पाउडर्ड फॉर्म से। ओके, फर्स्ट थिंग हमें ये याद रखना है कि ब्लूज़ का यूज़ करते टाइम हमें कपड़ों पे या फिर क्लोथ्स पे श्रिंक नहीं आने देना है। अगर श्रिंक होगा तो उसके ऊपर वाइट पैचेस फॉर्म हो जाएंगे, वाइट और ब्लू पैचेस फॉर्म हो जाएंगे। सो आवर क्लोथ विल लुक वेरी शाबी। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले सारे व्रिंकल्स को रिमूव करना है एंड देन उसके बाद वाटर में डिप करना है एंड मूव कराना है एंड थोड़े टाइम बाद वॉश कर देना है क्लीन वाटर से। दिस वे वी कैन यूज़ ब्लूज़। सिमिलर वे लिक्विड ब्लूज जो अवेलेबल रहते हैं दैट आर ऑल्सो ईजियर टू यूज़ एंड गिव मोर इवन रिजल्ट। जो पाउडर्ड ब्लूज़ है उनसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको लिक्विड ब्लू से मिलेगा। एंड इसके लिए भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर क्लोथ, बिकॉज अगर क्लोथ वेट नहीं है और उसके ऊपर डायरेक्टली हमने लिक्विड ब्लू को डाल दिया है तो उसके बाद भी उसके ऊपर वाइट पैचेस फॉर्म हो सकते हैं। ओके, सो इसके लिए फर्स्ट हमें बकेट के अंदर वाटर फिल करके जो हमारा फैब्रिक है उसे डिप करना है एंड देन ऊपर से हम लिक्विड ब्लू का जो सोल्यूशन है उसे डालते हैं एंड देन दिस वे वी कैन enhance the brightness of our cloth. Second thing is optical brightening agent. We can call this as फ्लोरेसेंट ब्राइटनिंग एजेंट। ये क्या होते हैं? लो ग्रेड और वीक डाई होते हैं दैट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरेसेंस, यानी कि चमक लाने का काम करते हैं आपके क्लोथ के अंदर। एंड दीज कंपाउंड कैन अब्जॉर्ब लाइट एट अ शॉर्टर वेवलेंथ एंड री एमिट दैम एट अ लॉन्गर वेवलेंथ, जिसकी वजह से आपका क्लोथ आपको कैसा दिखता है? ब्राइट दिखता है। ओके, सेकेंड थिंग इज स्टार्चेस एंड स्टिफनेस एजेंट। जो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या फिर कड़क बनाने के लिए स्टार्चेस का यूज़ होता है। स्टिफ बनाने के लिए हम क्लोथ को स्टार्चेस का यूज़ करते हैं। स्टार्चिंग और स्टिफनिंग एजेंट्स क्या करते हैं? दैट इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्निक टू मेक द फैब्रिक फर्म, स्मूथ एंड शाइनिंग। जब आपका क्लोथ बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होगा या फिर फर्म होगा और स्मूथ होगा तो ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे हम अभी ही परचेज करके लेकर आए हैं क्लोथ को। तो क्लोथ को बिल्कुल नया जैसा या फैब्रिक को बिल्कुल नया जैसा बनाए रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्टार्चेस और स्टिफनेस एजेंट का। Here are some common starches or stiffness agents such as starch, gum acacia और gum arabic, gelatin और borax। starch क्या होता है? That is obtained from wheat, rice, arrowroot, टेपोइका एसेट्रा। इन सब चीज़ों से हम स्टार्च को ले सकते हैं। एंड जो स्टार्च की कंसिस्टेंसी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? आपके फैब्रिक के ऊपर, यानी कि जो स्टार्च है आपको उसको कितना
हार्ड रखना है या फिर हमें कितना उसको स्मूथ रखना है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका फैब्रिक कैसा है। ओके, बेसिकली जो कॉटन क्लोथ्स हैं और सिल्क क्लोथ्स हैं उनके लिए ही हम स्टार्च का यूज़ करते हैं। ओके, सेकेंड इज गम अकेशिया और गम अरेबिक। इट इज़ अ नेचुरल गम ऑब्टेन फ्रॉम द अकेशिया प्लांट। अकेशिया गम हमें कहाँ से मिलता है? अकेशिया प्लांट से मिलता है, जैसे हम बोलते हैं बबूल ट्री। ओके, तो ये कैसे अवेलेबल होता है? ग्रैनुलेटेड लंप के अंदर। तो इसे पूरी रात ओवरनाइट हमें सोक करके रखना पड़ता है, एंड देन जब हम सुबह इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे स्टिर कर लेंगे, इट मीन्स छान लेंगे, ताकि जो लम्प्स हैं वो हमारे क्लोथ के ऊपर अलग से ना दिखें। ओके, नेक्स्ट इज जिलेटिन। जिलेटिन इज ऑल्सो ईजी टू मेक एंड यूज बट इज एक्सपेंसिव। जितने भी होममेड स्टार्च है उनमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव है वो है जिलेटिन। नेक्स्ट इज बोरेक्स। बोरेक्स एक्चुअल में स्टार्च नहीं है, बट हम स्टार्चिंग एजेंट्स के साथ बोरेक्स को मिला के जो उसका काम है, वर्क है, वो और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, लाइक ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं या फिर स्टिफनिंग एक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली जो एप्लीकेशन है स्टिफनिंग एजेंट्स की वो डिपेंड करती है आपके फाइबर पे और किस टाइप का क्लोथ आप यूज़ कर रहे हैं स्टार्चिंग के लिए। यानी कि स्टार्च आपको अगर यूज़ करना है अपने क्लोथ पे तो आपका क्लोथ कैसा है। पर्सनल क्लोथिंग के लिए ये यूज़र्स की चॉइस पे डिपेंड करता है कि उन्हें किस टाइप का स्टार्च लेना है, व्हीट स्टार्च लेना है, राइस स्टार्च लेना है, या जेलेटिन लेना है, या गम अकेशिया लेना है। एंड फॉर दिस क्या करना चाहिए? स्टार्च का सोल्यूशन बना के उसके अंदर फैब्रिक को डिप करना चाहिए, और उससे पहले फैब्रिक को वेट करना चाहिए। ठीक है, डिपिंग से पहले फैब्रिक को वेट करना चाहिए, एंड देन स्टार्च में डिप करने के बाद फैब्रिक को नीट करना चाहिए वेल उसी पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर, ताकि स्टार्च उस पर्टिकुलर क्लोथ के अंदर ईजिली मिक्सअप हो जाए। एंड देन फिर हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल थोड़ा बहुत लिटिल अमाउंट जो वाटर का लेंगे उसके अंदर डिप कर देंगे, ताकि वाइट पैचेस फॉर्म ना हो हमारे क्लोथ के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है ड्राइंग। आपने स्टिफनेस एजेंट्स को यूज़ कर लिया, आपने फिनिशिंग के लिए ब्लूज़ या ऑप्टिकल ब्राइटनर्स का यूज़ कर लिया। नाउ वी हैव ड्राइंग। कपड़े को सुखाना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लोथ्स को वॉश करने के बाद, ब्लू करने के बाद, स्टार्च करने के बाद दे हैव टू बी ड्राइड, सुखाना पड़ता है। तो अब ड्राई कैसे करेंगे? जो बेस्ट वे है ड्राइंग का इज़ टू हैंग द फैब्रिक आउटसाइड इन द सन। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है अगर आप अपने क्लोथ को सुखाना चाहते हैं, उसे सन ड्राई कीजिए। ठीक है, उसका कपड़े को उल्टा करके, रॉन्ग साइड फेस करके आप क्लोथ को सन ड्राई कर सकते हैं। सन ड्राई करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपका क्लोथ सूखेगा, इट ऑल्सो एक्ट एज अ एंटीसेप्टिक। सनलाइट क्या करता है? एज अ एंटीसेप्टिक भी वर्क करता है और एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी वर्क करता है वाइट फैब्रिक के लिए। ओके, सो सन ड्राइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी डेलिकेट फाइबर्स हैं जैसे सिल्क है, वुलन है, इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए सन के अंदर नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब सनलाइट होगा तो ये ऐसे फैब्रिक डैमेज भी हो सकते हैं। ओके, एंड सिंथेटिक फैब्रिक है तो उनकी स्ट्रेंथ लूज़ हो सकती है, यानी कि आपका जो क्लोथ है वो बहुत जल्दी फट सकता है अगर ज़्यादा देर तक सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो इसलिए हम क्लोथ को उल्टा करके सुखाते हैं। दैट मीन्स रॉन्ग साइड से फेस करके हम सन ड्राई करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा आयरनिंग। स्टेन रिमूवल हो गया, डर्ट रिमूवल हो गया, फिनिशिंग हो गया, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज आयरनिंग। आयरनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसकी वजह से हम जितने भी क्रीसेस है क्लोथ के अंदर, वॉश करने के बाद जो क्रीसेस आ जाते हैं उसे हम रिमूव करते हैं। सो आयरनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपने वॉश करा, डर्ट रिमूव कर दिया, ठीक है, फिनिशिंग एजेंट्स भी यूज़ कर लिए, बट अगर आपने आयरनिंग नहीं किया तो योर क्लोथ विल लुक ऑफ पुअर क्वालिटी, बहुत ही पुअर क्वालिटी का क्लोथ लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। अपीयरेंस इज ऑल्सो वॉन्ट बी गुड। ओके, सो आयरनिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आयरनिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, जितने भी क्रीसेस हैं उन्हें हम रिमूव भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग क्रीसेस भी डाल सकते हैं। लाइक हमें साड़ी के अंदर प्लेट्स चाहिए तो इसे हम किसकी हेल्प से डाल सकते हैं? बाय यूजिंग आयरनिंग। ओके, एंड गुड आयरनिंग के लिए we require 3 things, that is temperature, moisture and pressure. तो आयरनिंग वी हैव, आयरनिंग हम कैसे कर सकते हैं? 2 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट होता है कोल आयरनिंग एंड सेकेंड वी हैव इलेक्ट्रिक आयरन। फर्स्ट तो हमारे पास कोल
आयरन होता है चारकोल आयरन, और सेकेंड होता है इलेक्ट्रिक आयरन। चारकोल आयरन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चीप होता है, बट इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, बिकॉज हम इसके अंदर चारकोल यूज़ कर रहे हैं, तो वाइट क्लोथ के ऊपर इसकी वजह से स्टेन भी लग सकता है। ओके, एंड टेम्परेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते चारकोल आयरन के अंदर, एंड कुछ क्लोथ्स ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर सेट टेम्परेचर चाहिए होता है, बट चारकोल आयरनिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फॉर दिस वी कैन यूज़ इलेक्ट्रिकल आयरन। ओके, इलेक्ट्रिकल आयरन का कभी भी आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, फैब्रिक के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उससे प्रेशर डाल सकते हो। चारकोल आयरन बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो उससे बढ़ने वाला प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सेकेंड थिंग जो होती है दैट इज मॉइस्चर। आयरनिंग के लिए फर्स्ट तो थिंग है हीट, और सेकेंड थिंग है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर भी आप ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर सकते हो स्प्रे करके बॉटल से, या फिर ड्राई क्लोथ को या फिर वेट क्लोथ को क्लोथ के ऊपर लगा के, या फिर आप डायरेक्टली जो वाटर की डिप्स हैं उसके ऊपर डाल के, वाटर ड्रॉप्स को क्लोथ के ऊपर डाल के भी आप मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकते हो। एंड द थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है गुड आयरनिंग की, इज़ अ प्रेशर। प्रेशर आप अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हो, अपने हैंड से आपको प्रेशर देना है। वैसे चारकोल आयरनिंग बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है, बट जो इलेक्ट्रिक आयरनिंग है वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है, तो अपने अकॉर्डिंग आप क्लोथ के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक इन अ नॉन एक्वस लिक्विड मीडियम। ड्राई क्लीनिंग क्या है, जब हम नॉन एक्वस यानी कि वाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सोल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली क्लीनिंग के लिए, दैट इज़ नोन एज ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग की वजह से जो ड्राई एंड वेट सॉल्वेंट होते हैं वो फाइबर्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिनकी वजह से श्रिंकेज आ जाता है, रिंकल फॉर्मेशन हो जाता है। जब हम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर वाटर के अंदर अपने क्लोथ्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्लोथ सिकुड़ जाता है कभी कभार, ठीक है, विंकल आ जाते हैं, कलर भी चेंज हो जाता है। ओके, बट जब हम ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं या ड्राई सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है क्लोथ के अंदर। सो ड्राई क्लीनिंग इज़ अ सेफ मेथड फॉर क्लीनिंग डेलिकेट टेक्सटाइल्स। जितने भी आपके पास डेलिकेट टेक्सटाइल्स होते हैं, जैसे सिल्क होता है, तो उसके लिए आप ड्राई क्लीनिंग का यूज़ कर सकते हैं। एंड ड्राई क्लीनिंग के लिए जो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है दैट आर परक्लोरोएथिलीन। ये क्या है, एक पेट्रोलियम सॉल्वेंट है, और वी कैन यूज़ फ्लोरोकार्बन सॉल्वेंट। वी हैव two solvent for dry cleaning. First one is perchloroethylene and the second one is fluorocarbon solvent. Okay, जो ड्राई क्लीनिंग है इट इज़ जनरली डन इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड नॉट एट डोमेस्टिक लेवल। घर में आप ड्राई क्लीनिंग नहीं करते हैं, आपको जब भी ड्राई क्लीनिंग कराना है आपको बाहर ही अपने क्लोथ को देना होता है। ओके, एंड जो सॉल्वेंट वो यूज़ करते हैं उसकी वजह से कभी कभार स्टेन रिमूवल भी होता है और स्टेन भी लग सकता है, इसलिए हम घर में डोमेस्टिक यूज़ में ड्राई क्लीनिंग नहीं करते हैं। जो एडिशनल ट्रीटमेंट है ड्राई क्लीनिंग के अलावा, इसके अंदर है रिप्लेसिंग बटन। जब आप ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं तो बटन्स भी रिप्लेस करवा सकते हैं, माइनर रिपेयर्स करवा सकते हैं आइटम को, और जो साइजिंग है उसे रिप्लेस करा सकते हैं, वाटर रिपेलेंसी को करा सकते हैं, और फिनिशिंग करवा सकते हैं अपने पर्टिकुलर क्लोथ के अंदर। जो ड्राई क्लीनिंग होती है दैट इज़, अभी हमने देखा कि जो एक्सपेंसिव टेक्सटाइल्स है उनके ऊपर तो आप ड्राई क्लीनिंग कराते ही हो, इसके अलावा वी कैन डू ड्राई क्लीनिंग ऑन सैनिटाइज फीदर, पिलोज, ब्लैंकेट्स, क्विट्स एंड कारपेट। ओके, इन सब के ऊपर भी हम ड्राई क्लीनिंग करवा सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। स्टोर कैसे करें, जितने भी हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, एक्चुअली समर क्लोथ्स का तो हम यूज़ करते हैं, बट विंटर में हम वुलेंस का यूज़ करते हैं। और वुलेंस ऐसा नहीं है कि पूरे साल यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ 2 और 3 मंथ हम वुलेंस का यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसे हम हमेशा कबर्ड में ही रखेंगे, ओके, या फिर अपने सामने रखेंगे। तो इसके लिए स्टोरेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो स्टोर कैसे किया जाए, फर्स्ट थिंग इज़ जो भी आपका स्पेस है जहाँ पे भी आप स्टोर कर रहे हैं वो वेल क्लीन होना चाहिए। जो हमारे पास फेनेफ्थलीन की मेडिसिन आती हैं वी कैन यूज़ दैट ऑल्सो। इसके अलावा
जितने भी क्लोथ्स हैं जिसे आप स्टोर करना चाहते हैं उसे वेल शेक करके, ब्रश करके, वॉश करके, आयरन करके एंड फोल्ड करके ही आपको रखना होता है। ओके, अगर आप कबर्ड में लूजली और साथ में उसे कबर्ड के अंदर या ट्रंक के अंदर जिसमें भी आप स्टोर कर रहे हैं उसे लूजली पैक करें। टाइटली अगर पैक करेंगे तो उसकी वजह से उसके ऊपर खीसेस आ सकता है। ओके, another thing is it is important that the packing should be an atmosphere of very low humidity। जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो उसी जगह पे आपको अपना क्लोथ को स्टोर करना चाहिए, अदरवाइज जर्म्स जनरेट हो सकते हैं। आपका क्लोथ ह्यूमिडिटी की वजह से वेट हो सकता है और उसके अंदर जर्म्स आ सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्लोथ को पहले वॉश करना है, ड्राई क्लीन या क्लीन करना है, ड्राई करना है, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पैक इट इन अ very low humidity atmosphere. Okay, that's it. Thank you.